नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बदल गया कानून। जी हां, 150 साल पुराने अंग्रेजों के बनाए आपराधिक कानूनों का सूर्यास्त हो चुका है। भारत में अब नए वक्त और जरूरतों के मुताबिक बनाए गए 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हो चुके हैं और इसके तहत कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्से में जीरो एफआईआर दर्ज करा सकता है। वहीं जीरो एफआईआर दर्ज करते वक्त पुलिस को उसी जगह पर अपराध से संबंधित धाराएं भी जोड़नी होंगी और इसके साथ ही देश भर के थानों में एक स्पेशल अफसर की तैनाती होगी जो हर गिरफ्तारी से संबंधित तमाम जानकारियां अपने पास रखेगा। किसी भी आपराधिक केस में पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वो पीड़ित को 90 दिनों के भीतर चार्जशीट मुहैया कराए। वहीं 180 दिन में केस की पूरी जांच करने की जिम्मेदारी भी पुलिस पर डाली गई है। अंग्रेजों के कानून खत्म, 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू। आईपीसी सीआरपीसी का दौर बीता, न्याय संहिता का सवेरा। देश में कहीं भी जीरो एफआईआर, धाराएं जुड़ने से बड़ा अधिकार। पुलिस की जवाबदेही बढ़ी, थाने में खास अफसर की तैनाती। पीड़ित को 90 दिन में चार्जशीट, 180 दिन में पूरी होगी जांच। साठ दिन में तय होंगे आरोप, सुनवाई के 30 दिन में इंसाफ। पुलिस कस्टडी पर सख्ती, मिला हथकड़ी लगाने का अधिकार। भगोड़े अपराधियों पर चलेगा केस, गैर मौजूदगी में होगा ट्रायल। जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून देश भर में लागू होने जा रहे हैं। 1860 का जो इंडियन पीनल कोड था, उसकी 2024 में कोई प्रासंगिकता इसलिए नहीं रह गई थी कि 160-70 वर्षों के बाद क्राइम करने के तरीके में, उनके टेक्नोलॉजी के इवॉल्वमेंट में, एविडेंस लीड करने के लिए या अपराध के नए नए तरीके बदले। आजाद भारत का अपना कोई स्वतंत्र कानून नहीं था और अब के हिसाब से जो लॉर्ड मैकाले का बनाया कानून था वो प्रासंगिक नहीं रह गया था। तो अब देश में भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम के तहत पीड़ितों को न्याय मिलेगा। नया कानून भगौड़े अपराधियों पर केस चलाने की अनुमति भी देता है और उनकी गैर मौजूदगी में ट्रायल को भी पूरा किया जाएगा और मौत की सजा में दोषी करार दिए गए शख्स को 30 दिन के भीतर राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजनी होगी। तीनों नए कानून में सबसे ज्यादा अहमियत महिलाओं और बच्चों को लेकर दी गई है। इसमें कहा गया है कि अगर बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न होता है तो फिर इसमें कड़े सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं महिलाओं को लेकर के भी सख्ती बरती गई है। एफआईआर को लेकर कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी बैठकर शिकायत इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से कर सकता है और इसकी कॉपी निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। अगर कोई बड़ा अपराध होता है तो फॉरेंसिक जांच होगी और इसको लेकर वीडियोग्राफी भी की जाएगी। इसका भी प्रावधान नए कानून में किया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद 60 दिन के भीतर आरोप पत्र दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। देश में 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हो चुके हैं, जिसके तहत 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता और सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वहीं 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता ने ली है।
इन तीनों नए कानूनों को लाने का मकसद अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आउटडेटेड नियम कायदों को हटाना और उनकी जगह आज की जरूरत के हिसाब से कानून लागू करना है। इन 3 नए कानूनों के लागू होने के साथ क्रिमिनल लॉ सिस्टम में काफी कुछ बदल गया है। अब देश भर में कहीं भी 0 FIR दर्ज कराई जा सकती है। 0 FIR में पुलिस को संबंधित धाराएं भी जोड़नी होंगी। अब तक 0 FIR में धाराएं नहीं जुड़ती थी। 15 दिन के अंदर 0 FIR संबंधित थाने को भेजनी होगी। नए कानून में पुलिस की जवाबदेही भी बढ़ा दी गई है। हर राज्य को अब हर जिले के हर पुलिस थाने में एक ऐसे पुलिस अफसर की नियुक्ति करनी होगी जिसके ऊपर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़ी हर जानकारी रखने की जिम्मेदारी हो। पुलिस को अब पीड़ित को 90 दिन के अंदर उसके मामलों से जुड़ी जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देनी होगी। पुलिस को 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। परिस्थिति के आधार पर अदालत 90 दिन का समय और दे सकती है। 180 दिन यानी 6 महीने में जांच पूरी कर ट्रायल शुरू करना होगा। अदालत को 60 दिन के अंदर आरोप तय करने होंगे। सुनवाई पूरी होने के बाद 30 दिन के अंदर फैसला सुनाना होगा। फैसला सुनाने और सजा का ऐलान करने में 7 दिन का ही समय मिलेगा। नए क्रिमिनल लॉ के तहत गिरफ्तारी के नियमों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 में एक नया सब सेक्शन 7 जोड़ा गया है। इससे छोटे मोटे अपराधियों और बुजुर्गों की गिरफ्तारी को लेकर नियम बनाया गया है। धारा 35(7) के मुताबिक ऐसे अपराध जिसमें 3 साल या उससे कम की सजा का प्रावधान है, उसमें आरोपी की गिरफ्तारी से पहले DSP या उससे ऊपर की रैंक के अफसर की अनुमति लेनी होगी। 60 साल से ज्यादा उम्र के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी ऐसा ही करना होगा। हालांकि नए कानून में पुलिस कस्टडी को लेकर सख्ती की गई है। अब तक आरोपी की गिरफ्तारी की तारीख से ज्यादा 15 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा जा सकता था। उसके बाद आरोपी को कोर्ट न्यायिक हिरासत में भेज देती है। लेकिन अब पुलिस गिरफ्तारी के 60 से 90 दिन के अंदर किसी भी समय 15 दिन की कस्टडी मांग सकती है। 1980 में प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली सरकार मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हथकड़ी के इस्तेमाल को अनुच्छेद 21 के तहत असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी कैदी को हथकड़ी लगाने की जरूरत महसूस होती है तो उसका कारण दर्ज करना होगा और मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में गिरफ्तारी या अदालत में पेश करते समय कैदी को हथकड़ी लगाने का प्रावधान किया गया है। इस धारा के मुताबिक अगर कोई कैदी आदतन अपराधी है या पहले हिरासत से भाग चुका है या संगठित अपराधी या आतंकवादी गतिविधि में शामिल रहा है तो ऐसे कैदी को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार किया जा सकता है या मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। अब तक किसी अपराधी या आरोपी पर ट्रायल तभी शुरू होता है जब वो अदालत में मौजूद हो, पर अब फरार घोषित अपराधियों पर भी मुकदमा चल सकेगा। नए कानून के मुताबिक आरोप तय होने के 90 दिन बाद भी अगर आरोपी अदालत में पेश नहीं होता है तो ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि कोर्ट मान लेगी कि आरोपी ने निष्पक्ष सुनवाई के अपने अधिकार को छोड़ दिया है। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि नए कानून अमल में लाने के दौरान पुलिस और कोर्ट को व्यावहारिक तौर पर किन किन चुनौतियों का सामना करना होगा। भारत का नया कानून है। भारत के नए कानून में अगर हम देखें तो खास तौर से बच्चों को, महिलाओं को, समाज के उन सभी दुर्बल लोगों को जिनको ईज ऑफ जस्टिस, जिनको सुलभ न्याय नहीं मिल पाता था कुछ कारणों से, उसको दृष्टिगत रखते हुए और साथ ही साथ इंडिविजुअल की लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हुए इंडियन पीनल कोड की जगह पर भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता आई है। अब जैसे 7 साल से ज्यादा सजा वाले सभी अपराधों के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का विजिट घटनास्थल पर अनिवार्य होगा। दोष सिद्धि अनुपात यानी कन्विक्शन रेशियो बढ़ेगा। 18 वर्ष से कम उम्र की युवती के साथ बलात्कार के अपराध में आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। गैंग रेप के मामलों में 20 साल या जिंदा रहने तक सजा का प्रावधान किया गया है। मौत की सजा पाए दोषी को अपनी सजा कम करवाने या माफ करवाने का आखिरी रास्ता दया याचिका होती है। जब सारे कानूनी रास्ते खत्म हो जाते हैं तो दोषी के पास राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर करने का अधिकार होता है। अब तक सारे कानूनी रास्ते खत्म होने के बाद दया याचिका दायर करने की कोई समय सीमा नहीं थी। लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 472(1) के तहत सारे कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद मौत की सजा के दोषी को 30 दिन के अंदर राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर करनी होगी। वहीं राष्ट्रपति का दया याचिका पर जो भी फैसला होगा उसकी जानकारी 48 घंटे के अंदर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के गृह विभाग और जेल के सुपरिटेंडेंट को देनी होगी।
तो देश में 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हो चुके हैं और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर बेहद सख्ती बरती गई है। नाबालिगों से दुष्कर्म के दोषियों को कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। और बच्चों को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के मुताबिक बदलते वक्त के साथ सुधार होना चाहिए। लोगों को समय पर इंसाफ नहीं मिल रहा था, सिस्टम में समस्याएं थी, इसीलिए बदलाव किए जा रहे हैं। नए मंत्रिमंडल का गठन हो गया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। आपने कानून मंत्री के तौर पर चार्ज संभाल लिया है। सरकार नई है, गठन नया हो गया, मंत्री वही पुराने। भरोसा था, इसीलिए आपको दोबारा से मौका मिला है। देखिए, जो भरोसा जताया है प्रधानमंत्री जी ने, उनका हम आभार प्रकट करते हैं। और जैसे आपने बताया कि भरोसा ही तो बड़ी चीज होती है जो आदमी को आगे ले जाता है। बीकानेर की जनता का भी भरोसा था। बिल्कुल, बीकानेर की जनता का भरोसा, जिसने हमें सांसद बनाया, और प्रधानमंत्री जी का भरोसा, तो ये भरोसा ही तो महत्वपूर्ण होता है जीवन में हर समय जीवन में भरोसा महत्वपूर्ण होता है। 100 दिन का क्या रूपरेखा रहेगी, वो भी एक बड़ा भरोसा है जनता का। देखिए, 100 दिन की रूपरेखा के बारे में आपको पूरी डिटेल हम दे देंगे प्रेस करके, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो लंबित मामले हैं उनका निस्तारण हम समयबद्ध तरीके से करें, ये बड़ा विषय है। जैसे अभी आर्बिट्रेशन का विषय आया, ये भी बड़ा विषय है। मीडिएशन काउंसिल का विषय आया, ये भी बड़ा विषय है। हम नागरिकों को जो हमारे इस लॉ एंड जस्टिस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, चाहे एडवोकेट हो चाहे लिटिगेंट हो, उनके जीवन में ईज ऑफ लिविंग कैसे लाएं, ये हमारा सबसे बड़ा टारगेट है, एजेंडा है। खाली पड़े हुए पद, आखिरी सवाल, ये भी विषय है, इस विषय में भी काम करेंगे। भारतीय न्याय संहिता 1898 में बनी सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा। इन तीनों के सिर्फ नाम ही नहीं बदले, बल्कि बहुत कुछ बदल चुका है। भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं से जुड़े अपराधों में भी सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी में धारा 375 में रेप को परिभाषित किया गया है, जबकि 376 में इसके लिए सजा का प्रावधान है। जबकि भारतीय न्याय संहिता में धारा 63 में रेप की परिभाषा दी गई है और 64 से 70 में सजा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 64 में भी यही सजा रखी गई है। पीड़ित को अधिक सुरक्षा देने और दुष्कर्म के किसी अपराध के संबंध में जांच में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए पीड़िता का बयान पुलिस द्वारा ऑडियो वीडियो माध्यम के जरिए दर्ज किया जाएगा। बीएनएस में नाबालिगों से दुष्कर्म में सख्त सजा कर दी गई है। 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इस सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा होने पर दोषी की सारी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। बीएनएस की धारा 65 में ही प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की जेल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसमें भी उम्र कैद की सजा तब तक रहेगी जब तक दोषी जिंदा रहेगा। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान भी है। इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। गैंगरेप के मामलों में सजा को और सख्त किया गया है। आईपीसी की धारा 376 डी में गैंगरेप के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी में गैंगरेप के मामलों में दोषी पाए जाने पर 20 साल से लेकर उम्र कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। बीएनएस में भी गैंगरेप के मामलों में यही सजा रखी गई है। हालांकि बीएनएस की धारा 70(2) के तहत नाबालिग के साथ गैंगरेप का दोषी पाए जाने पर कम से कम उम्र कैद की सजा तो होगी ही, साथ ही मौत की सजा भी हो सकती है। ऐसे मामलों में जुर्मानों का भी प्रावधान है, जबकि आईपीसी में 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ गैंगरेप का दोषी पाए जाने पर ही मौत की सजा का प्रावधान था। भारतीय न्याय संहिता में एक नई धारा 69 जोड़ी गई है। इसमें शादी, रोजगार या प्रमोशन का झूठा वादा कर महिला के साथ यौन संबंध बनाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसमें पहचान छिपाकर शादी करने पर भी 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। दहेज हत्या को लेकर भी सजा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आईपीसी में धारा 304 बी और बीएनएस में धारा 80 के दहेज हत्या की परिभाषा और उसकी सजा का प्रावधान है। इसके मुताबिक अगर शादी के 7 साल के अंदर किसी महिला की जलने, चोट लगने या फिर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है और पता चलता है कि मौत से पहले पति या उसके रिश्तेदारों ने महिला को प्रताड़ित किया था तो इसे दहेज हत्या माना जाता है। दहेज हत्या में दोषी पाए जाने पर कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।
दिसंबर 2023 में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता बिल पास किए गए थे जो लागू हो गए। तीनों नए क्रिमिनल लॉ लागू हो चुके हैं, लेकिन हिट एंड रन केस से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को अभी लागू नहीं किया गया है, क्योंकि आपको याद होगा इसके खिलाफ देश में ट्रक ड्राइवरों ने बड़ी हड़ताल की थी। बिल पास किए थे। 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन बिलों पर दस्तखत किए थे। वहीं सरकार ने 24 फरवरी 2024 को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी की थी। नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थी, उनमें भी बदलाव हो गया है। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली आईपीसी की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 कहलाएगी। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब धारा 109 कहलाएगी। वहीं दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 होगी। हालांकि हिट एंड रन केस से संबंधित प्रावधान तुरंत लागू नहीं होगा। केंद्रीय गृह सचिवालय के मुताबिक भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने का फैसला अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट यानी AIMTC से सलाह के बाद ही लिया जाएगा। ट्रक ड्राइवरों ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के प्रावधान का विरोध किया था। साथ ही पूरे देश में इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हड़ताल तक की थी। इस धारा में प्रावधान है कि यदि किसी ड्राइवर की तेज रफ्तार ड्राइविंग से किसी राहगीर की मौत हो जाती है और ड्राइवर बिना पुलिस में रिपोर्ट किए भाग जाता है, तो यह अपराध गैर इरादतन हत्या की कैटेगरी में आएगा। साथ ही आरोपी ड्राइवर को 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना की सजा होगी। ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों ने 30 दिसंबर 2023 को हिट एंड रन कानून के प्रावधान के खिलाफ विरोध शुरू किया था, जो 2 जनवरी को AIMTC से चर्चा के बाद खत्म हुआ। बता दें कि नए कानून के तहत सशस्त्र विद्रोह करने और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। बिल पेश करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अंग्रेजों का बनाया राष्ट्रद्रोह कानून, जिसके चलते तिलक, गांधी, पटेल समेत देश के कई सेनानी कई बार 6-6 साल जेल में रहे, वहीं कानून अब तक चलता रहा। राष्ट्रद्रोह की जगह उसे देशद्रोह करार दिया गया है, क्योंकि अब देश आजाद हो चुका है। लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है। अब इंडियन पिनल कोड, जिसको IPC कहते थे, 1860 से जो कानून था, इसकी जगह BNS भारतीय न्याय संहिता आएगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसको CRPC कहते थे, जो 1898 से अमल में था, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS आएंगे। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से जो इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करता था, इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA लागू होगा। तो BNS, BNSS और BSA के लागू होने से पूरी न्याय प्रणाली का आपराधिक कानूनों की पूर्णतया इसके अंदर हम कह सकते अब भारतीय आत्मा है। लगभग आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आए। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। रात 2 एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपने शासन की रक्षा के लिए बनाया, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे तिलक महाराज हो, चाहे सरदार पटेल हो, सभी लोग यही कानून के तहत 6-6 साल की सजा काटे थे। इसी कानून के तहत केसरी पर प्रतिबंध लगाया गया था। वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने बनाया हुआ कानून था। राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है
और देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। पहले सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुनाह था, अब भारत की एकता और अखंडता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा। तो आजादी के इतने सालों के बाद ये कानून में बदलाव हुआ है, जो एक बहुत बड़ा परिचायक है हमारे संविधान के स्पिरिट का। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है और इसके साथ साथ ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्बरेसमेंट से बच पाएगी, ऐसा हमारा मानना है। सबसे पहला मामला अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से ग्वालियर के पुलिस थाने में हुआ है और चोरी का है। किसी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई 1,80,000 की वैल्यू की। इसका मामला 12:10 पर रजिस्टर हुआ है। जो वर्तमान कानून बना है भारतीय न्याय संहिता, वो भारतीयों को न्याय देने के लिए बनी है। जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें व्हाट्सएप की चैटिंग, टेलीग्राम की चैटिंग, ईमेल की चैटिंग, ये सब एविडेंस नहीं माना जाता था क्योंकि उस समय ये सब होता ही नहीं था। नए वाले में इसमें शामिल है। जहां तक चुनौतियों की बात है, चुनौती ये है कि 150 साल से लोगों ने आईपीसी को रट लिया था, सीआरपीसी को रट लिया था, एविडेंस एक्ट को रट लिया था, आंख बंद करके लोगों को धारा याद हो गई थी। अब क्या हुआ, आज के बाद से सबको पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 1 साल तक सबको भारतीय न्याय संहिता पढ़ना पड़ेगा, भारतीय साक्ष्य संहिता पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो प्रैक्टिस में आएगी। क्योंकि सेक्शन बदल चुके हैं। जो सेक्शन 420 था वो नया सेक्शन हो गया, जो सेक्शन 302 था वो नया सेक्शन हो गया, सारे सेक्शन बदल चुके हैं। बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्यों के लिए भारतीय न्याय संहिता ने आतंकवादी कृत्य को ऐसी किसी भी गतिविधि के रूप में परिभाषित किया है जो आतंक फैलाने के इरादे से देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालते हैं। वहीं मॉब लिंचिंग के द्वारा हत्या पर नया कानून बहुत सख्त है। मॉब लिंचिंग में मृत्यु दंड या आजीवन कारावास के साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में विचाराधीन कैदियों के लिए अहम प्रावधान किया गया है। अब कम से कम 7 साल की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच अनिवार्य है, जिससे ये सुनिश्चित होगा कि फॉरेंसिक विशेषज्ञ अपराध स्थलों पर साक्ष्य एकत्र करें और रिकॉर्ड करें। यदि किसी राज्य में फॉरेंसिक सुविधा नहीं है तो उसे दूसरे राज्य में सुविधा का उपयोग करना होगा। नए कानूनों में जांच को मजबूत करने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों का गंभीर अपराधों के लिए अपराध स्थल पर जाना और सबूत एकत्रित करना अनिवार्य बना दिया गया है। इसके अलावा अपराध स्थल से सबूत एकत्रित करने की प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराई जाएगी ताकि सबूतों में किसी प्रकार की छेड़छाड़ को रोका जा सके। अब समन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिए जा सकते हैं, जिससे कि कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी, कागजी काम में कमी आएगी और सभी पक्षों के बीच प्रभावी संचार सुनिश्चित होगा। महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराधों में पीड़ित के बयान दर्ज किए जाएंगे और जहां तक संभव होगा कोई महिला मजिस्ट्रेट ही बयान दर्ज करेगी और उनकी अनुपस्थिति में कोई पुरुष मजिस्ट्रेट किसी महिला की मौजूदगी में पीड़िता का बयान दर्ज कर सकेगा। नए कानूनों में सभी राज्य सरकारों के लिए गवाह सुरक्षा योजना लागू करना अनिवार्य है ताकि गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित किए जा सके। नए कानून में जुड़ा एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार दिया गया है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहयोग मिल सकेगा। इसके अलावा गिरफ्तारी विवरण पुलिस थानों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे कि गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार और मित्र महत्वपूर्ण सूचना आसानी से पा सकेंगे। ब्रिटिश काल से चला आ रहा तीनों आपराधिक कानून के जगह पर अब नए कानून ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। हालांकि नए कानून के लागू होने से जज और वकील में हड़कंप मचा हुआ है। उनका मानना है कि जब तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती है और उसमें फैसला नहीं आ जाता है, तब तक उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ गोपाल कृष्ण।
तो 3 नए क्रिमिनल लॉ लागू हो चुके हैं और इस पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।